हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय हम लोग KBS TGT और PGT का क्वेश्चन अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी के श्रृंखला में, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज और क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए आज पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, अक्षरों का महत्व है। निबंध, अक्षरों का महत्व जो कि निबंध है, निबंध विधा में है, के अनुसार आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया। पूछ रहा कि अक्षरों का महत्व जो शीर्षक है ये एक निबंध विधा है और ये जो निबंध है इसके अनुसार आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया। तो ये जो निबंध विधा है ये किसकी है? ये गुणाकर मूल्य की है, गुणाकर मूल्य की। ठीक, तो इसमें पूछ रहा कि कितने साल पहले आदमी ने जन्म लिया। कोई 5 अरब साल पहले, कोई 5 लाख साल पहले, कोई 10,000 साल पहले, कोई 2-3 अरब साल पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, कोई 5 लाख साल पहले। पहला क्या होगा? ये 5 अरब साल पहले क्या हुआ था? पृथ्वी का उदय हुआ था। पृथ्वी, धरती जो इसकी हमारी पृथ्वी की उम्र है ये कितनी साल है? तो ये 5 अरब साल पहले। 10,000 साल पहले क्या हुआ था कि गांव और बस्तियों का बसना शुरू हो गया था, यानी ग्रामीण जनजीवन, घरों का जो है बनाना शुरू कर दिए थे लोग, घरों में रहना शुरू कर दिए थे। कोई 2-3 अरब साल पहले क्या हुआ था? तो 2-3 अरब साल पहले हुआ क्या था कि यहाँ पर जंतु एवं वनस्पतियों का उगना शुरू हो गया था। उत्पत्ति, जंतु एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? पार के नजर। पार के नजर ये क्या है? ये कहानी विधा है। पार के नजर कहानी में किस यंत्र ने छोटू एक वहाँ पात्र है कि तस्वीर, किस यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींची थी। अर्थात ये जो कहानी है पार के नजर, इसके जो लेखक हैं कौन है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। और ये कैसी विधा है? कहानी विधा है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींची थी। पहला यंत्र, दूसरा यंत्र, तीसरा निरीक्षक यंत्र, चौथा सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, दूसरा निरीक्षक यंत्र। कारण ये है कि छोटू लोग कहाँ पर रहते थे? जमीन के अंदर रहते थे। पार के नज़र कहानी में जमीन के अंदर रहते थे और जमीन के ऊपर आने के लिए उनको मतलब एक सुरंगनुमा का रास्ता था, उस रास्ते से होकर आगे बढ़ना होता था। तो उसके लिए एक कार्ड, ATM कार्ड की तरह होता था, तो उस कार्ड को लेकर जो है वो गेट पे लगाते थे, तभी आगे बढ़ पाते थे। तो इन्होंने क्या किया था? अपने पापा का कार्ड चुरा लिया था और पहले गेट को ही जैसे पास किया, तो पहले गेट को जब संदिग्ध लगा कुछ, तो जैसे ही दूसरे वाले के पास पहुँचे तो दूसरा जो निरीक्षक यंत्र लगा था, कह सकते हैं CCTV कैमरा लगा था, उसने क्या किया कि इनका फ़ोटो खींच लिया। उसको ये संदेह लगा कि भाई ये इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा आदमी कहाँ यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से तब तक जैसे तीसरे निरीक्षक के पास पहुँचे, पुलिस ने पकड़ लिया। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो पकड़ लिया था। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? बी। ठीक, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। ह्यूरोज, स्मिथ, वाकर और डलहौजी नामक अंग्रेज किस कविता से संबंध रखते हैं? आखिर कोई एक ऐसी कविता है, उस कविता में ये सारे जितने अंग्रेज हैं, जनरल ह्यूरोज हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे लेफ्टिनेंट वाकर हो, ठीक, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, वायसराय जो थे अपने यहाँ, तो ये अंग्रेज थे। ये पूछ रहा किस कविता से संबंध रखते हैं ये। तो कविता का नाम दिया है झांसी की रानी, कठपुतली, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कन्यादान। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्या होगा? झांसी की रानी।
झांसी की रानी में ही ये सब सारे अंग्रेजों का उल्लेख हुआ है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जब युद्ध कर रहे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जब ये लोग युद्ध कर रहे थे, और इसकी कवयित्री कौन है? तो इसकी जो कवयित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये पंत जी का है, और कन्यादान किसका है तो आप देख लीजिएगा। ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं हम। मनुष्य अपनी क्षमताओं का कभी भी कदर नहीं करता है। क्या कहा जा रहा है? मनुष्य अपनी क्षमताओं का कभी भी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। अर्थात हम में से बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो सारे रिसोर्सेज हैं उसकी कोई वो अहमियत नहीं रखते हैं, बल्कि जो नहीं है उसी के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसी पर चिंतन मनन करते रहते हैं। अर्थात जो क्वालिटी उनके पास है उस क्वालिटी को नहीं जनरेट करके वो जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये किसका कथन कह सकते हैं आप कि उपर्युक्त पंक्तियाँ किस लेखक या लेखिका से संबंधित हैं? तो एलेक्स एम जॉर्ज, हेलेन केलर, महादेवी वर्मा और मृदुला गर्ग। तो ये जो कहा इससे संबंध रखते हैं हेलेन केलर। हेलेन केलर का ये क्या है? निबंध विधा है, निबंध विधा है। ठीक। तो वहीं से ये लिया गया है हेलेन केलर। एलेक्स एम जॉर्ज का क्या है? एलेक्स एम जॉर्ज का है सांस सांस में वास। सांस सांस में बांस। ठीक। महादेवी वर्मा का क्या है? महादेवी वर्मा का नीलकंठ। नीलकंठ। मृदुला गर्ग का क्या है? आपके लिए छोड़ देते हैं क्या? होमवर्क, इसे आप देखकर करना। ठीक। आइए अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन थे? नकली युद्ध, व्यूह रचना, शिकार करना, सैन्य करना, दुर्ग तोड़ना और सभी। तो इनके जो राइट आंसर होगा सभी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के जो शौक थे इनके बचपन में और इन्होंने जो खेल खेला करती थी उसमें प्रमुख रूप से क्या थे? नकली युद्ध करना और व्यूह रचना करना कि व्यूह रचो, फिर उसमें से कैसे युद्ध करके फिर बाहर उसके निकल आओ। उसके बाद फिर शिकार करना इनका, सैन्य करना, दुर्ग तोड़ना, तलवारबाजी, अश्वारोहण, ये सब क्या थे? इनके शौक थे। तलवारबाजी, कृपाणबाजी और ये सब इनके क्या थे? शौक थे और खेल थे। ठीक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी। अगला पूछ रहा है लोकगीत निबंध। लोकगीत निबंध विधा के लेखक हैं। तो लोकगीत निबंध विधा के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय, एलेक्स एम जॉर्ज, नागार्जुन और यतीश अग्रवाल। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत विधा जो क्या है? निबंध है, ये भगवत शरण उपाध्याय का है। एलेक्स एम जॉर्ज का आपको बता ही दिए, सांस सांस में वास इनका निबंध है। नागार्जुन का क्या है? हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। ये हिमालय की बेटियां किसे कहा है? इन्होंने हिमालय की बेटियां कहा है किसे? जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब, इनको क्या बोले हैं? ये हिमालय की बेटियां कहे हैं। ठीक। तो इस तरीके से जो इनके शीर्षक क्या है? निबंध का शीर्षक है हिमालय की बेटियां। ठीक। यतीश अग्रवाल का भी है, इनको आप होमवर्क में देखिएगा। ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था।
मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। ये क्या है? ये एक कहानी है और उस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। अब पूछ रहा है इसमें कि उपर्युक्त जो लाइनें हैं, उपर्युक्त पंक्तियां हैं, कौन किससे कहा। अर्थात ये जो बातचीत है, ये जो जिससे कह रहा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा, रोहिणी ने राय बहादुर से कहा, राय विजय बहादुर ने चुन्नू और मुन्नू से कहा, मिठाई वाले ने दादी से कहा। तो दरअसल मिठाई वाले नाम से मिठाई वाला इस शीर्षक से एक क्या है? कहानी है, कहानी है। और ये कहानी किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। भगवती प्रसाद वाजपेयी की। ये मिठाई वाला कौन है? ये मिठाई वाला ही बंसी वाला है, ये मिठाई वाला ही गुब्बारे वाला है। ये सब क्या है? तो इसमें जो मिठाई वाला है ये रोहिणी से कह रहा है। जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा। रोहिणी कौन है? रोहिणी राय विजय बहादुर की पत्नी है। और चुन्नू और मुन्नू कौन है? तो चुन्नू और मुन्नू राय विजय बहादुर और रोहिणी के बच्चे हैं। और दादी कौन है? तो दादी राय विजय बहादुर की माँ हैं। तो इस तरीके से जो इसमें पात्र हैं मिठाई वाले में, ये सभी पात्र हैं। और ये मिठाई वाले के पास धन संपदा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ थे, लेकिन विधाता की कुछ ऐसी होनी अनहोनी थी कि इसके दोनों बच्चे और पत्नी उस घटना में स्वर्गलोक सिधार गए। और ये मिठाई बेचकर, बांसुरी बेचकर अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, अपना प्रेम जो है अपने बच्चों, मतलब इनके बच्चों के प्रति बहुत प्रेम था। तो उसी प्रेम को पाने के लिए ये अपना जो है जगह जगह जाके बेचते थे और बच्चों से लाड दुलार प्यार करते थे। इसी को लेकर ये सारी कहानी है मिठाई वाले की। तो ये मिठाई वाले ने कहा था रोहिणी से, क्योंकि रोहिणी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कौन है। तो फिर उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चीलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता शीर्षक की हैं? किस कविता शीर्षक की हैं? एक शाम किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र की, भोर और बरखा मीराबाई की, विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं एक शाम किसान की, जिसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्या है? एक कविता है, एक शाम किसान नामक शीर्षक से। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ नामक रेखा चित्र में नीलकंठ किस पक्षी का नाम है? तो नीलकंठ नामक ये जो रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र किसका है? ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का। ठीक, महादेवी वर्मा का है। और ये जो नीलकंठ कौन है? तो ये मोर है। ठीक, और मोर के साथ ही मोरनी भी आई थी। तो मोरनी क्या नाम था? राधा। और कबूतर का क्या नाम था? लक्का। और तीतर क्या था? तो इन्होंने जब खरीद कर लाई थी तो देखने में ये ऐसे अजीब लग रहे थे जैसे तीतर हो, तो तीतर के स्वभाव के, इसलिए तीतर का भी जिक्र इस नीलकंठ नामक रेखा चित्र में हुआ है। तो ठीक है, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए, नीलकंठ मोर था। ठीक,
आइए अगला देखते हैं, गलत चुनाव करें। आओ भाई चुनो गलत। अपूर्व अनुभव, संस्मरण, तेतसुकी, तेतसुको, कुरिया नागी। कहने का मतलब ये है, जो विधाएं हैं, विधा का शीर्षक और उसके रचनाकार का नाम दिया गया है, तो उसको मिलान करना हम लोगों को। तो अपूर्व अनुभव, संस्मरण, तेतसुको, कुरिया नागी। दूसरा है वीर कुंवर सिंह, जीवनी, विभागी। आश्रम का अनुमानित व्यय, लेखा जोखा, M.K. गांधी। रक्त और हमारा शरीर, कहानी, यतीश अग्रवाल। ठीक, तो इसमें जो गलत होगा वो क्या होगा, रक्त और हमारा शरीर, ये कहानी ना होकर क्या है, ये निबंध है। कैसी विधा है, निबंध विधा है। बाकी आश्रम का अनुमानित व्यय क्या है, लेखा जोखा है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये जब ये आश्रम बना रहे थे, तो जब आश्रम का निर्माण कर रहे थे साबरमती में, तो उसी आश्रम के प्रति पूरा एक लेखा जोखा था कि कितना हमारा वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। तो वही पूरा लेखा जोखा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वीर कुंवर सिंह की जीवनी लिखी गई है किनके द्वारा, विभागी के द्वारा। वीर कुंवर सिंह कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति के एक महान जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कहाँ से, बिहार से जो है इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति से। आरा, छपरा और पटना, इस तरीके से वहाँ से क्रांति की जो अलख जगाई थी, फिर आए वहाँ से भागते हुए कहाँ, कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ गए, वहाँ से आजमगढ़ होते हुए फिर इन्होंने कई जगह जो अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। इस तरीके के इनकी जीवनी में पूरा इनका व्यक्तित्व और कृतित्व और इनका जो संघर्ष गाथा थी उसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक, अपूर्व अनुभव, संस्मरण है ये किसका है, जापानी लेखिका है कुतसुको कुरियानागी का। तो ये अपने अनुभवों का जो है बातचीत कर रही हैं, बता रही हैं, तो उसके बारे में सारा वर्णन है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी, क्योंकि डी ही गलत है और गलत ही उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा सही विकल्प चुने। पापा खो गए, शाम एक किसान, रहीम के दोहे, एक तिनका। कि ये पापा खो गए, ये क्या है, ये नाटक है। क्या है, नाटक है, इसलिए ही क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। बाकी रहीम के दोहे, शाम एक किसान, एक तिनका, ये सारे के सारे क्या है, कविता है। रहीम के दोहे किसकी कविता है, तो रहीम की। एक तिनका किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक शाम किसान किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, तो इस तरीके से आज की प्रश्नोत्तरी पूरी हुई और हम उन्हीं विषयों को उठा रहे हैं, उन्हीं जगहों से उठा रहे हैं जहाँ से आपके सवाल बनाए गए हैं और जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। बनाए गए हैं का मतलब अभी हमने आपको बताया कि विभागीय परीक्षा कराया था KVS ने। उस विभागीय परीक्षा में KVS का जो पेपर पूछा गया था वो टोटल हूबहू कैसे था, NCERT बेस्ड था और उसमें NCERT के सभी भागों से, सभी खंडों से प्रश्न पूछे गए थे। जो सवाल नहीं थे तो वो सिर्फ कहाँ से नहीं थे, जो पूरक पाठ्य पुस्तक लगी थी उनसे प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो देखो विभागीय परीक्षा थी तो थोड़ा सा उसका जो लेवल था वो कह सकते हैं कि जनरल था, लेकिन आपका जो होगा उससे थोड़ा सा हाई होगा, मॉडरेट होगा, बहुत टफ भी नहीं होगा तो बहुत सिंपल भी नहीं होगा। जो KVS की विभागीय परीक्षा हुई है उससे थोड़ा सा लेवल आपका हाई ही रहेगा, ये मानकर चलिए। तो क्वेश्चन वहीं से आने हैं, ये बात कन्फर्म है लगभग, क्योंकि उसने जो पेपर बनाया है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। और पिछला भी जो रिकॉर्ड रहा है KVS का या फिर CBSE बोर्ड का जो एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम करा रही है NTA, कि वो जो सिलेबस डिजाइन करते हैं उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन देते हैं।
तो इसलिए प्रश्नों को लेकर या फिर सिलेबस के आउट पढ़ने की कोशिश ना करो। जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुकें लगी हुई हैं एनसीईआरटी की, बस उन्हीं को दोहराइए, उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करिए। 4 मुख्य चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। पहला विधा, उसके बाद विधाओं के कवि या लेखक जो हैं, उसके बाद विधाओं की विषय वस्तु क्या है, उसके बाद विषय वस्तु के साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, उसके पात्र। ठीक, ये 4 चीज़ें आपको किसी भी तरीके से नहीं भूलनी है, नहीं मिस करनी है। इतने में आपके सारे प्रश्न लगभग जो है हल हो जाएंगे। और जो व्याकरण वाला पोर्शन बच रहा है, व्याकरण पोर्शन के जो भी सवाल आ रहे हैं, लगभग जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं पीछे, जैसे ही आपका पाठ खत्म हुआ पीछे प्रश्न अभ्यास लगे होते हैं, तो उसी प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उठा के व्याकरण पूछ लिया जा रहा है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, पर्यायवाची क्या है, मुहावरे क्या है, तत्सम तद्भव क्या है। सारे के सारे उदाहरण जो है वहीं से उठा के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो इन सबको जो प्रश्न अभ्यास पुस्तिका है उसको भी आपको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे KBS का जो पेपर भी हुआ है उससे संबंधित जो सवाल हैं और जो वो पेपर है, पूरी पेपर का एनालिसिस करेंगे। लगभग 120 प्रश्न है विषय का, जो TGT हिंदी का था और फिर PGT हिंदी का भी है। तो पहले TGT हिंदी का आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर PGT हिंदी का, ताकि एक बार आप पेपर देख लो तो आपके मन में जो भी आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएं और आप एकाग्रचित होकर ये जो 4-5 दिन बच रहे हैं, 6 दिन, इसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो है उस तरीके से कम समय में और व्यवस्थित ढंग से तैयार कर सकें। इसी के साथ नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।